नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत का संविधान शुरू करने वाले हैं, जो कि यह TGT, PGT, GIC, LT आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वह है भारत का संवैधानिक विकास। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है वह 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि यह ज़्यादा लंबा है। तो इसका यह पहला पार्ट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है। भारतीय संविधान की विकास की उद्गम यात्रा सन 1600 से आरंभ होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजलेख द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कंपनी की समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में निहित कर दी गईं, जिसमें गवर्नर जनरल और 24 अन्य सदस्य थे। अगला पॉइंट है, 1726 के चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति सौंपी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 1726 के चार्टर द्वारा भारत के स्थित कंपनी को नियम, उपनियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई? तो 1726 के चार्टर द्वारा। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है। तो भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। इनकी नियुक्ति जो है 5 वर्ष के लिए होती थी। कंपनी के संचालक मंडल की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इप्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अन्य न्यायाधीश चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिवी काउंसिल कहाँ की जाती थी? तो यह जो है अपील लंदन में जो अपील की जाती थी यह कहाँ पर की जाती थी? तो यह प्रिवी काउंसिल लंदन में की जाती थी। नेक्स्ट है, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद, जिसमें 4 सदस्य होते थे, को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, बम्बई, मद्रास का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जाता है प्रश्न, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला है, 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है,
कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के स्थान पर संस्था का शासन स्थापित हो गया। अब है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो इसमें कौन कौन सी बातें कही गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं? तो इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित किया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा इस एक्ट का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया और दूसरा है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 सदस्यों वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई। भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी अधिकार नियंत्रण बोर्ड के हाथों में सौंप दी गई। नेक्स्ट है, भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दी गई। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को बहुमत के आदेश पर कार्य करना होता था। अगला है, प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई तथा इसमें एक सदस्य स्थानीय मुख्य सेनापति था। नेक्स्ट है, संभावित सिविल क्षेत्र ही गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, सरकारी कर्मचारी को अपराध के मामले में क्षमा न दिया जाए तथा जो अपराध भारत में की है उसकी सुनवाई ब्रिटेन में ही हो सकेगा। नेक्स्ट है, भारत स्थित गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को ब्रिटिश सम्राट की पूर्व स्वीकृति से प्रदान की गई थी। अब है 1786 का अधिनियम। तो इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। अगला है, उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति के अधिकार दे दिए गए। अगला है 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इस चार्टर अधिनियम द्वारा पुराने कानूनों को निरसित कर दिया गया तथा विद्यमान कानूनों को संग्रहित किया गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। अगला है चार्टर अधिनियम 1813। तो इसमें कौन सी मुख्य बातें हैं? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बरकरार रखा गया। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का भी अधिकार दिया गया तथा कर न देने वालों को भी दंड देने का अधिकार दिया गया। ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में दिए गए। नेक्स्ट है भारत में बिशप तथा 3 छोटे पादरियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अगला है कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी दायित्व उठाया तथा इसके द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया, जिसमें भारत में साहित्य का पुनरुत्थान तथा उसकी उन्नति हो सके तथा शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट है बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास की सरकारें द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय राजस्व का प्रयोग फौज, ब्याज देना, नागरिक तथा व्यापारिक कर्मचारियों को रखने के खर्च में होने लगा। अगला पॉइंट है इस अधिनियम द्वारा कंपनी को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह भारतीय सेना के लिए युद्ध के कानून तथा नियम बनाए। कंपनी की सेना के सैनिकों की अधिनियम संख्या 29,000 निर्धारित कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। अगला चार्टर है चार्टर अधिनियम 1833। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भविष्य में केवल भारत पर शासन करना रह गया। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गईं। अगला पॉइंट है कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भविष्य में केवल सपरिचित गवर्नर जनरल को ही पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए विधि सदस्य को मान्यता दी गई। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा।
हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिशपों की नियुक्ति की जाने की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है, कंपनी के भारतीय चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा यूरोपीय लोगों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय तट पर पहुँचते ही अपने आप को रजिस्टर करना आवश्यक था। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1853। तो इस चार्टर अधिनियम का निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया। नेक्स्ट है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यीय के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिसमें विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। 12 सदस्यों में कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और बंगाल के प्रमुख न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के 1 न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण किया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। अगला है, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अगला, विधान परिषद कार्यप्रणाली ब्रिटिश संसद की भांति तैयार की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, नियंत्रण बोर्ड उसके सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों का वेतन अंग्रेजी सरकार नियत करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नौकरियां देने का अधिकार वापस ले लिया गया। अगला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नई प्रेसिडेंसी के गठन का अधिकार प्रदान किया गया। इस आज्ञा द्वारा 1859 में पंजाब में एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट है, कंपनी को भारतीय प्रदेश तथा राजस्व को क्राउन की ओर से ट्रस्ट के रूप में रखना था और वह भी तब तक जब तक संसद चाहे। अगला पॉइंट है, 1853 का अधिकार पत्र भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1858 का एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन अब कंपनी के हाथ से हस्तगत कर दिया गया और सम्राट को सौंप दिया गया तथा यह प्रशासन सामग्री द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव था। यह भारत राज्य सचिव के नाम से विभूषित किया गया। अगला पॉइंट है, भारत राज्य सचिव को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों की संयुक्त शक्तियां मिल गईं। नेक्स्ट है, भारत राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में 8 सदस्य की नियुक्ति क्राउन द्वारा तथा 7 सदस्य की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जाती थी।
ये सदस्य भूमिका परामर्शदाता की होती थी तथा अंतिम नियंत्रण भारत राज्य सचिव का था। नेक्स्ट है भारत राज्य सचिव सहित परिषद के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। नेक्स्ट है इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे से ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय इन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। अगला पॉइंट है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। राज्य सचिव को विकास निगम घोषित किया गया है। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के गवर्नर जनरल परिषद के विधि सदस्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों और महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को था, लेकिन सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। अगला पॉइंट है इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित हुआ जो एक विधिवेत्ता था। अन्य 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था तथा अन्य एक सदस्य जो विधि सदस्य था। नेक्स्ट पॉइंट है वायसराय की परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान की गई। अगला पॉइंट है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। इसमें कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे तथा उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इनकी शक्तियाँ केवल विधि निर्माण तक ही सीमित होती थीं। नेक्स्ट है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वायसराय को विधान सभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। अगला है वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। नेक्स्ट है वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संभागीय प्रणाली की शुरुआत की। तो इस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास का यह पहला वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ अब अगला इसका दूसरा पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।